हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेशन में, जिसमें हम पहले बात कर रहे थे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में, जिसमें ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स जो हम बात कर रहे थे वो भी इसी का ही पार्ट है। डाईऑक्सिन्स की बात करते हैं, या फिर पीसीबीस, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, या फिर पीसीडीडी, पीसीडीएफ, ये सब पीओपी का पार्ट में आते हैं। पीओपी होता क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका जो बेस स्ट्रक्चर होता है कार्बन से बना होता है। एंड इनको हम इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि डिफाइंड होते हैं। इसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि 2001 में आया था, इंडिया ने रैटिफाई किया था इसको 2002 में। वो इसके यूज के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, एंड कैसे ये एनवायरनमेंट में रिलीज किया जा रहा है या फिर इंटरेक्ट कर रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन है। यहाँ पे पीसीबीस की बात की जाती है, डीडीटी की बात की जाती है, एंड देन डाइऑक्सिन्स की बात की जाती है। इसके अलावा टेरी की रिपोर्ट आई थी, जिसकी टेरी स्टैंड्स फॉर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसने रिपोर्ट दी थी ऑन पीओपीज। एंड बोला था कि ये जो पीओपी का इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है, जो लेवल बढ़ता जा रहा है इंडिया में, उसका मेजर कंट्रीब्यूशन हो सकता है ई वेस्ट से आ रहा है। एंड ऑल्सो जो इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट है, उसका जो ढंग से रेगुलेशन नहीं हो रहा है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, उसकी वजह से पीओपी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है इंडियन इन्वायरमेंट की बात करें तो। इसके अलावा डीडीटी जो है वो अभी भी एग्जेम्प्टेड है इंडिया में। ये पीओपी ही है, पीओपी का ही एग्जाम्पल है, बट अभी भी यूज किया जाता है इंडिया में। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन कहाँ पे यूज किया जाता है? जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए स्प्रे हम करते हैं, उनमें बेसिकली इसका यूज किया जाता है। एंड अभी भी बैन नहीं है इसका इंडिया में। पीओपी की कैटेगराइजेशन के बारे में बात करते हैं तो तीन एनेक्स में इसको डिवाइड किया गया है बाय द स्टॉकहोम कन्वेंशन। एनेक्स ए, जिसमें केमिकल्स टू बी एलिमिनेटेड लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस के साथ, ज्यादा उनके ऊपर रेगुलेशन नहीं है। केमिकल्स ऐसे फिर एनेक्स बी में जिनका स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड यूज किया जाएगा, सिर्फ कुछ कुछ एक्सेप्शंस होंगे, जैसे डीडीटी इंडिया में है। एनेक्स सी, जो सब्सटेंसेस अनइंटेंशनली क्रिएट किए गए हैं विद एक्शन फॉर रिडक्शन एंड इवेंचुअल एलिमिनेशन, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसका धीरे धीरे रेगुलेट करके हम एलिमिनेशन की तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे। इसके अलावा 12 पीओपीज जो हमने पहले भी बात की थी, इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी हैं, कुछ कुछ बायो प्रोडक्ट्स भी हैं, जो कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी हैं, जैसे पीसीबीज हो गया। एंड पेस्टिसाइड्स में एल्ड्रेन हो गया, क्लोरडेन हो गया, डीडीटी हो गया, जिसको इंडिया में यूज भी किया जाता है। देन इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, दैट इज पीसीबीज, या फिर कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें पीसीडीडी, पीसीडीएफ जो है। 12 पीओपीज जो हैं उनको लिस्ट किया गया था अंडर द कन्वेंशन। सो इफ एनीवन वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग अबाउट पीओपीज। पीओपीज की बात करते हैं तो लेस सॉल्युबल होता है वाटर में। एंड ऑल्सो जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारे, उस बायो एक्यूमुलेशन का देखा जाता है। फूड हमारे ऑर्गन्स के थ्रू एंटर करते हैं हमारी बॉडी में। एंड ऑल्सो जो फर्टिलाइजर्स में यूज हो रहे हैं, तो डायरेक्टली हमारे फूड चेन में एंटर करते हैं। ओके। कैंसर, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज जो स्कूल लेवल चिल्ड्रन है उनमें देखा जाता है। ठीक यस है, मानसी जी। वी कैन मूव फॉरवर्ड, इसमें तो कुछ ऐड नहीं करना। देन मर्करी, जो कि ई वेस्ट में काफी मेजर रोल प्ले करता है, एयर वाटर सॉइल हर जगह में मिलता है। अगर डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग बात करें तो टॉप 10 केमिकल्स में आता है, ऐसे ग्रुप ऑफ केमिकल्स जो कि मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ कहाँ से आता है? गोल्ड माइनिंग से भी आता है, एंड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, यहाँ से भी मर्करी पोल्यूशन होता है। एंड ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्या गोल्ड माइनिंग या क्या कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से मर्करी पोल्यूशन होता है कि नहीं होता है? तो होता है। कितने भी लेवल पे इसका एक्सपोजर हो, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी इसका सेफ लेवल नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है इसका एक्सपोजर फॉर द ह्यूमंस। सोर्सेज की बात करें तो नेचुरल सोर्सेज भी है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज भी हैं। नेचुरल सोर्सेज में वेदरिंग हो रही है रॉक की, तो बाय प्रोडक्ट की तरह ये हमें मिलता है। या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, वॉल्केनिक एश में हमें मिलता है। जियोथर्मल एनर्जीज हैं, या फिर फॉरेस्ट फायर है।
वहां से नेचुरल सोर्सेज आते हैं मर्करी पोल्यूशन के। एंथ्रोपोजेनिक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स इसका ASSM है, दैट इज आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल माइनिंग, जहां से इसका सोर्स 38% है। इसके बाद कोल कंबशन, वहां से हमें मिलता है 21%। देन नॉन फेरस मेटल प्रोडक्शन होता है, एंड देन सीमेंट प्रोडक्शन। तो सबसे ज्यादा ASSM से हमें मिलता है 38%, दैट इज। इसके अलावा फिशेस में इनका देखा जाता है मर्करी कंटेंट, बहुत सारी फिशेस होती हैं जहाँ पे ज्यादा होता है। तो इंडिया में पर्टिकुलरली एक ये फिश है, दैट इज सुरमाई फिश, जो कि जिसको हम इंडो पैसिफिक मैकरल भी बोलते हैं। इसमें जो मर्करी का कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। ओमेगा 3 में तो रिच होता है ये, बट उसके साथ साथ मर्करी कंटेंट ज्यादा होता है, जिसके लिए अनसेफ हो जाती है फॉर कंजम्पशन। अगर इंडिया में बात करें कहाँ पे मिलती है ये, साउथ केरला साइड में या तमिलनाडु साइड में ज्यादा मिलती है। इसके अलावा मर्करी से रिलेटेड मिनामाटा कन्वेंशन है, जिसका पार्ट 140 कंट्रीज है। इंडिया ने भी रैटिफाई किया हुआ है। ये रेगुलेट करने की बात करते हैं कि कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, माइनिंग कैसे हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, ट्रेडिंग कैसे हो रही है, एंड देन एट द एंड डिस्पोजल कैसे हो रहा है मर्करी का। मर्करी के साथ डायरेक्टली इम्पैक्ट जो हमें देखा जाता है, मिनामाटा डिजीज, जो कि मिथाइल मर्करी से जो पॉइजनिंग होती है उसकी वजह से होती है। इसका नेम जो है वो एक जगह से आया है, दैट इज जापान में मिनामाटा बे, जहाँ पे ये जो डिजीज है इसका ओरिजिन हुआ था। मिथाइल मर्करी की अगर बात करते हैं तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ये एक्यूमुलेट होता है, एंड जो फिश है, ये सेल फिश है, उसका जब कंजम्पशन हम करते हैं तो डायरेक्टली वो टॉक्सिक कंटेंट के कांटेक्ट में हम आ जाते हैं, एंड मिनामाटा डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इथाइल मर्करी की बात करते हैं तो वो टॉक्सिक नहीं होता है, एंड ऐसा कोई हेल्थ थ्रेट कोई पोज नहीं करता है वो, एंड उसको वैक्सीन के प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी यूज किया जाता है। इथाइल मर्करी टॉक्सिक नहीं है, एंड मिथाइल मर्करी जो है वो टॉक्सिक है, एंड मिनामाटा डिजीज जो है उसको कॉज करता है। मिनामाटा कन्वेंशन जो है वो नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है। So that is all about the POPs, about Mercury, about Minamata Convention. We can continue in the next session.